हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो विद रिंकी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 12th क्लास की बिजनेस स्टडी में, जैसा कि मैंने पहले से ही बोर्ड पे मेंशन किया है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में सीखने जा रहे हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है, प्रबंध के जो ये सिद्धांत हैं, ये होते क्या है, तो ये इसका बेटे अर्थ है कि प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो एक आधारभूत सत्य हैं, कथन है, एजम्पशंस है। ठीक है, जिनका पालन हम बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं में करते हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम इनमें बहुत सारी रिसर्च वगैरह की गई। जैसे साइंस के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। जैसे हम बोले कि पानी जो है वो H2O से बना है, वो हमारा फिक्स्ड है, उसमें कभी भी चेंज नहीं होगा। प्रबंध के जो ये सिद्धांत है, ये भी बहुत हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होते हैं, लेकिन ये साइंस के रूल्स की तरह रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, यू कांट चेंज, आप इसमें बदलाव कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दी चेंजिंग सिचुएशन, अगर आपके आसपास वातावरण में कोई भी बदलाव होता है। तो एक ये तरीके का प्योर साइंस की तरह नहीं है। ठीक है, हम ये बोले कि बिल्कुल, हम बोले कि साइंस के रूल्स की तरह बिल्कुल फिक्स है, बट बहुत सारी रिसर्च करने के बाद जो है वो ये हर जगह, हर संस्था में समान रूप से लागू किए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है, ये हमारे जो प्रबंध के सिद्धांत हैं, ये मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, ये 14 सिद्धांत हैं। ये 14 सिद्धांत हमें किसने दिए थे? ये हमें दिए थे हेनरी फ्योल ने। ठीक है, हेनरी फ्योल फ्रांस का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था। उसने अपनी एक बुक लिखी थी, उसका नाम था जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ठीक है, ये इसकी बुक थी। 1 मार्क में ये भी क्वेश्चन आता है कि फ्यूल की बुक का क्या नाम है, तो जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट जो है वो उसकी बुक का नाम था, जिसमें इसने ये 14 हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं ये दिए हैं। फ्यूल ये कहता है कि जो भी सिद्धांत हो, एक तो उनकी लिस्ट, उनकी सूची बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, और ये ऐसे प्रिंसिपल्स हो, ऐसे सिद्धांत हो जिनका हम लोग जो है प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सके। ठीक है, तो बहुत सारी रिसर्च के बाद उसने ये 14 जो है वो सिद्धांत दिए हैं, जिसे आज हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। सबसे पहले है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर जो है उसे क्या कहा जाता है? नाम से लग रहा है कि श्रम विभाजन। ठीक है, काम का बंटवारा। अब ये जो काम का बंटवारा है, ये जो श्रम विभाजन है, ये किसके बेस पर किया जाएगा? स्पेशलाइजेशन के बेस पे किया जाएगा। ठीक है, अब स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है हिंदी में? विशिष्टीकरण। इसका मतलब है, फ्यूल ये कहता है कि आप अपनी संस्था के अंदर प्रत्येक कर्मचारी को वही काम दे जिस काम को करने में वो एक्सपर्ट हो। ठीक है, अगर आप उस बंदे को वो काम देंगे जिसमें वो एक्सपर्ट है, तो इससे उसको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब जो कॉस्ट है वो हमारी कम हो जाएगी, टूट फूट हमारी कम होगी। तो लागत अगर कम आएगी तो हमारी जो संस्था के प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ेंगे, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ग्रोथ होगी, उसका विकास होगा। ठीक है, तो मतलब जो भी आपको कर्मचारियों को, वर्कर्स को काम देने हैं, वो किसके बेस पर होना चाहिए? स्पेशलाइजेशन के बेस पर, कि प्रत्येक कर्मचारी को उसकी कुशलता के अनुसार काम देना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेकंड प्रिंसिपल की, इसका नाम है अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब आपने क्या करना है? फ्यूल ये कहता है कि जिस भी कर्मचारी को आप काम करने की अथॉरिटी देते हो, ठीक है, आपने उसको कोई भी काम बताया, तो आप उसको काम बताने के साथ साथ काम करने के अधिकार भी दीजिए, मतलब उसको पावर दीजिए काम को करने की। अगर आप उसको काम करने के राइट्स देंगे, पावर्स देंगे, तो वो बहुत ही अच्छे से अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, तभी आप जो है वो उसको जिम्मेदार ठहरा पाओगे। अब आपने उसको काम तो दे दिया, और आपने उसको कोई अधिकार नहीं दिए, तो वो अपने तरीके से, या जितनी उसकी बेस्ट कैपेसिटी है, एफिशिएंसी है, कार्यकुशलता है, वो उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाएगा। तो आप उसको अथॉरिटी पूरी दो, काम करने का अधिकार दो, तभी आप उसको जो है काम के प्रति जिम्मेदार ठहरा सकते हो, कि अगर वो कल को काम ढंग से नहीं करता है तो आप उसको तभी रिस्पॉन्सिबल जो है वो ठहरा पाओगे।
उसके बाद अगर मैं बात करूं हमारे थर्ड प्रिंसिपल की, दैट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब कि अनुशासन। फ्यूल ये कहता है कि अगर किसी भी संस्था में हम ये चाहते हैं कि वो संस्था ग्रो करे, सक्सेसफुल हो, तो वहां पर अनुशासन का होना बहुत ही जरूरी है। मतलब संस्था के अंदर एक कठोर अनुशासन की, एक दंड की सुविधा होनी चाहिए। मतलब क्यों? क्योंकि ये कहा जाता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, इट इज बेस्ड ऑन सम रूल्स, वो कुछ नियमों पर आधारित होती है। अगर कोई भी वर्कर, कोई भी सबॉर्डिनेट उसको तोड़ता है तो उसके लिए दंड की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि संस्था के अंदर एक डिसिप्लिन का जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट किया जाए। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो हर कोई अपनी अपनी मर्जी से काम जो है वो करेगा और हमारी संस्था के जो गोल हैं, जो उद्देश्य हैं, वो पूरे नहीं हो पाएंगे। फोर्थ, यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार शॉर्ट नोट में भी आता है 2 या 3 मार्क्स में। आदेश की एकता क्या कहती है? आदेश की एकता का सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक जो भी वर्कर है या जो भी सबॉर्डिनेट है या जो भी कर्मचारी है, उसको सिर्फ एक ही बॉस से ऑर्डर मिलने चाहिए। अगर उस वर्कर के एक से ज्यादा बॉस होंगे जो उसको ऑर्डर दे रहे हैं, देन ही विल बी कंफ्यूज। वो कंफ्यूज हो जाएगा कि वो किसके ऑर्डर को जो है वो फॉलो करे। इस पर बहुत रिसर्च की गई, इसको बहुत सारी कंपनीज के अंदर इंप्लीमेंट करके देखा गया और ये रिसर्च रिजल्ट सामने आया कि जिन ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारी का एक ही बॉस था, ठीक है, एक ही ऑर्डर देने वाला था, वहां पर जो है वो कह सकते हो ग्रोथ देखने को ज्यादा मिली। जो वर्कर की एफिशिएंसी थी उनमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली। तो यूनिटी ऑफ कमांड ये कहती है कि प्रत्येक कर्मचारी का एक ही बॉस हो, मतलब उसे केवल एक ही उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए। एक से ज्यादा अधिकारियों से आदेश प्राप्त उसे नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, निर्देश की एकता। अब निर्देश की एकता क्या कहती है? निर्देश की एकता कहती है वन हेड वन प्लान, एक ही योजना, एक ही अध्यक्ष। इसका मतलब क्या है? देखो बेटे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी संस्था के अंदर बहुत सारी क्रियाएं की जाती हैं, ठीक है। तो जो आप अलग अलग क्रियाओं का समूहीकरण कर रहे हैं, उनका ग्रुप बना रहे हैं, उनका अलग से जो है वो अध्यक्ष हो और उसकी अलग से योजना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि आपकी कंपनी के अंदर 2 प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, एक बनाया जा रहा है मान लीजिए प्लास्टिक का, ठीक है, एक मान लो बनाया जा रहा है मेटल का, ठीक है। अब जो प्लास्टिक का प्रोडक्ट बन रहा है उसकी अलग प्लानिंग होगी, उनकी अलग रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, और मेटल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी अलग डिमांड्स हैं, उनकी अलग रिक्वायरमेंट्स है, उनकी अलग से प्लानिंग है। तो इनका अध्यक्ष अलग हो, इनका अलग हो, इनका प्लान अलग हो और इनका जो प्लान है वो बिल्कुल अलग हो, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, दोनों की ही अपनी अपनी समस्याएं हैं। तो अगर हम लोग यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को ध्यान में नहीं रखेंगे, स्पेशली जहां पर हमारे एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तो वहां पर जो है हम लोगों का जो भी गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 है हमारा स्केलर चेन, सोपान श्रृंखला। देखो बेटे, सोपान श्रृंखला क्या कहती है? सोपान श्रृंखला ये कहती है कि आप डायरेक्टली अगर किसी भी सबॉर्डिनेट से, कोई भी टॉप लेवल का अगर अधिकारी है, अगर वो किसी सबॉर्डिनेट से बात करना चाहता है तो वो डायरेक्टली बात नहीं कर पाएगा, या कोई लोअर लेवल का वर्कर है अपने वो टॉप लेवल के वर्कर से ऑफिसर से बात करना चाहता है तो वो भी डायरेक्टली बात नहीं कर पाएगा। उनके बीच में जितने भी लोग हैं, जितने भी लेवल्स हैं, उसे पूरा करने के बाद ही वो जो है इसे कंप्लीट कर पाएगा। अगर मैं यहाँ बात करूं, ये मैंने एक पिरामिड की फॉर्म में एक बना दिया, ठीक है। अगर मैं अब इसकी बात करूं कि मान लीजिए ए ने ई से कोई बात करनी है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली उससे बात नहीं कर सकता। ए को पहले बात करनी पड़ेगी बी से, बी करेगा सी से, सी करेगा डी से और डी से बात आगे पहुंचेगी ई तक।
मतलब आप डायरेक्टली जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ गई, इमरजेंसी आ गई, तो आप अगर इतनी लंबी प्रोसेस को फॉलो करने के बाद बात करोगे तो मे भी हो सकता है कि अपॉर्चुनिटीज निकल जाएं, आपको कोई टाइमली डिसीजन लेना है उसमें आप लेट हो सकते हो, तो आप इस चेन को तोड़ देते हो। तो स्केलर चेन का एक अपवाद होता है, एक एक्सेप्शन होता है जिसे हम लोग कहते हैं गैंग प्लैंक, जिसमें अब जो है वो ए हमारा ई से डायरेक्टली बात कर सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज फोकस ऑन जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है? देखो बेटे, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे कोई अपना पर्सनल फायदा हो, लेकिन फ्यूल ये कहता है कि अगर आप संस्था के गोल को अचीव करना चाहते हो तो आपको अपने पर्सनल इंटरेस्ट मतलब अपने व्यक्तिगत हित को छोड़ देना चाहिए और संस्था के हित की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए, सामान्य हित को प्राथमिकता देनी चाहिए। क्योंकि अगर हम अपना फायदा ना सोचकर संस्था के हित के बारे में सोचेंगे तो संस्था अपने आप ग्रो करेगी, जो भी हमारे गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हमारे अकम्प्लिश होंगे, पूरे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे नहीं, जनरल इंटरेस्ट को देखकर जो है वो काम करना है। 8th, रेम्यूनरेशन टू द एम्प्लॉयज। अब यहाँ पर फ्यूल ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी सबऑर्डिनेट्स, वर्कर्स, कर्मचारी काम करते हैं उनको आप टाइमली उनका पारिश्रमिक दो, रेम्यूनरेशन दो, मतलब उनकी जो भी वेजेस हैं, जो भी सैलरी है, उन्हें जितनी उनकी पहले से डिसाइड की गई है वो इनको दो और प्लस टाइमली दो, ताकि वो और ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करें। क्योंकि अगर हम उन्हें टाइमली रेम्यूनरेशन देंगे तो वो मोटिवेटेड होंगे, ठीक है, और ज्यादा मोटिवेटेड होकर काम करेंगे, जिससे संस्था के जो प्रॉफिट्स हैं वो हमारे इंक्रीज होंगे। ठीक है जी। 9th पॉइंट, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण। समझते हैं पहले इसे। देखो बेटे, केंद्रीयकरण क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन किसे कहते हैं? सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप जो भी टॉप लेवल के लोग हैं वो सारे के सारे काम, सारी की सारी पावर अपने हाथों में रखते हैं और नीचे वालों को, अपने लोअर लेवल वालों को किसी भी प्रकार के कामों में, डिसीजन में इंक्लूड नहीं करते। उनको ये लगता है कि भाई हमारी ही सत्ता जो है वो होनी चाहिए, तो मतलब वो होल्ड बनाए रखना चाहती है। विकेंद्रीयकरण क्या होता है कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अपना वर्कलोड कम करने के लिए सारा का सारा जो है वो वर्कर्स को काम सौंप देते हैं कि हम जो है बहुत ही कम काम करेंगे या बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन होंगे वो तो हम लेंगे और बाकी सारे जो काम है वो लोअर लेवल के वर्कर्स लेंगे। ये दोनों ही सिचुएशन किसी भी संस्था के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। इसके लिए मैं ये बोलूंगी कि प्रभावपूर्ण केंद्रीयकरण को जो है वो हमें फॉलो करना चाहिए। मतलब इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो आप अपने हाथ में रखो, जो आपको लगता है कि वर्कर्स को किसी डिसीजन में इन्वॉल्व करना है या ये काम हमारे नीचे वाले लोग भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, सारा मत बांटो, ठीक है, और सारा भी अपने पास मत रखो। मतलब बैलेंस बनाओ, बीच का रास्ता अपनाओ कि कुछ काम अपने पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ काम जो है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को जो है वो आप डेलीगेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑर्डर की, ऑर्डर को हिंदी में व्यवस्था, क्रमबद्धता कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रत्येक वस्तु के लिए एक प्रत्येक स्थान होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो भी आपकी संस्था के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो भी सामान है, उनका एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए और प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक चीज एक प्रॉपर स्थान पर होनी चाहिए, ताकि जब भी जरूरत पड़े तो वो चीज हमें सही समय पर, सही जगह पर अवेलेबल हो सके। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, हम अपने घर में अगर कोई भी चीज संभाल कर एक प्रॉपर प्लेस पे नहीं रखते और नेक्स्ट डे जब हमें उसकी जरूरत हो तो हम लोगों के घर में प्रॉपर होच पोच सा हो जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर प्लेस फिक्स कर देते हैं। अभी हमारी स्कूल की ड्रेस जो है वो इस अलमीरा में है, नेक्स्ट डे जब भी आपको स्कूल जाना है तो वो आपको वहीं पर रखी मिल जाती है, तो आप उसको सुबह सुबह आराम से वियर कर लेती हैं। तो मतलब हर चीज का एक प्रॉपर स्थान होना चाहिए और वो वस्तु जो है वो उस पर्याप्त स्थान पर उपलब्ध होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा 11th प्रिंसिपल, इक्विटी, समता।
अब देखो बेटे, समता नाम से क्लियर हो रहा है, हमने इक्वल ट्रीटमेंट करना है सभी वर्कर्स के साथ। ऐसा नहीं है कि कोई मेरा जानकार है, कोई मेरा रिश्तेदार है, वो काम भी अच्छा नहीं कर रहा और मैं उसको बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दे रही हूँ और बाकी कर्मचारियों के साथ जो है वो मैं डिस्क्रिमिनेशन करती हूँ, भेदभाव करती हूँ। तो ऐसे जो इम्प्लॉइज हैं, जो वर्कर्स हैं, वो हमारी कंपनी में ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते। ठीक है, तो अगला भी पॉइंट कुछ कुछ इससे रिलेटेड है कि फ्यूल ये कहता है कि कर्मचारियों में स्थिरता होनी चाहिए। स्थिरता का मतलब है कि वो हमारी संस्था को छोड़कर ना जाएं, और वो तब तक नहीं छोड़ते जब तक उनको टाइम पे काम करने का एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, टाइम टू टाइम सैलरी मिलती है, उनको इंपॉर्टेंट डिसीजन में इन्वॉल्व किया जाता है, उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है, कोई भेदभाव नहीं किया जाता, तभी वो संस्था में लंबे समय तक टिक कर काम करते हैं। क्योंकि अगर बार बार कर्मचारी काम छोड़कर जाएंगे, संस्था छोड़कर जाएंगे, तो आपके जो कह सकते हो कि ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव नहीं हो पाएंगे। आपकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, दोबारा से नए एम्प्लॉयज को भर्ती करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको नियम समझाना, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी और आपके प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है स्पिरिट डी कॉर्प्स। इसका मतलब होता है सहयोग की भावना। सहयोग की भावना नाम से क्लियर है कि आपको मिलजुल कर रहना है, टीम के रूप में एक काम करना है, आपको मैं की बजाय हम शब्द पर ध्यान देना है। अगर हम सभी मिलकर काम करेंगे, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड होता है, सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है और उन्हीं डिपेंडेंस की वजह से ही हम अपनी किसी भी संस्था के गोल को अचीव कर सकते हैं। लास्ट है पहल क्षमता। अब देखो बेटे, कभी कभी क्या होता है कि कुछ कर्मचारी जो होते हैं उनमें बहुत अच्छी स्किल होती है, वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, मे बी हमसे भी ज्यादा वो अच्छा कोई आइडिया दे पाए, लेकिन कभी कभी वो हेजिटेट हो जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं हमें क्या करना है, हम बताएंगे तो पता नहीं हमारा आइडिया पसंद आएगा या नहीं आएगा, तो वो हेजिटेट करते हैं। हमें उन्हें मोटिवेट करना है, उनके अंदर पहल क्षमता जागृत करनी है कि वो कुछ नयापन लेकर आए, वो अपने नए नए विचार रखें, तो हम उनको तभी डिसीजंस में जो है वो इन्वॉल्व करेंगे, तो हो सकता है वो भी हमारे सामने कुछ नया विचार रखे। अब नए नए विचार आएंगे तो अपने आप ही कोई ना कोई अगर जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन निकलेगा। तो पहल करने की जो क्षमता है वो कर्मचारियों में हमें विकसित करनी होगी। तो ये 14 सिद्धांत हैं जो हमें फ्योल ने दिए। आप उन्हें ऊपर नीचे कैसे भी याद कर सकते हैं। कभी कभी तो ये पूरे के पूरे 14 ही लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और कभी कभी एग्जाम में 3-4 पॉइंट्स के ऊपर शॉर्ट नोट दे दिए जाते हैं। ठीक है, अभी मान लीजिए वो कह दे यूनिटी ऑफ कमांड के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखे या राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्केलर चेन, इस तरीके से भी जो है वो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आई होप आप लोगों को ये मेरा वीडियो, मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, मेरे चैनल स्टडी स्टूडियो विद रिंकी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।